सुमित को इस तरह अपने करीब पाकर ऋतु बहुत डरने लगी। वो इधर उधर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन सुमित बुरी नीयत से उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था और उसे पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। अंदर निखिल दरवाजे को धक्का मारकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी बिस्तर पर पड़े हुए डायसेक्शन टूल्स में से एक धारदार चीज ऋतु के हाथ पड़ गई। ऋतु ने जल्दबाजी में बचने के लिए उसी से सुमित के ऊपर हमला बोल दिया और बिना कुछ देखे लगातार वार करती रही। थोड़ी ही देर में सुमित के शरीर से खून का सैलाब फूट पड़ा और ऋतु ने वार करते समय यह भी ना देखा कि सुमित के शरीर के किस भाग में वो धारदार हथियार घुसा जा रहा है। लगातार होने वाले वार में से एक वार सीधे सुमित के दिल पर पड़ा और उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। सुमित, जो कि बुरी नीयत से ऋतु पर अपना शिकंजा कस रहा था, एक पल में ही बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। ऋतु थोड़ा संभलते हुए वहां से उठी और भागकर उसने सबसे पहले किचन का दरवाजा खोला। निखिल जल्दी से बाहर आया और बाहर का दृश्य देखकर सब समझने की कोशिश करने लगा। ऋतु इतना डरी हुई थी कि निखिल को देखकर वह निखिल से ही लिपट गई और चिल्लाकर रोने लगी। ऋतु एक 12th पास लड़की थी, जिसकी उम्र 17 या 18 साल से ज्यादा नहीं थी। निखिल उसकी मानसिक स्थिति को इस समय बहुत अच्छे से समझ सकता था। एक मिडिल क्लास फैमिली की सीधी साधी लड़की जो सिर्फ पढ़ते रहना चाहती थी, वो इस तरह अपनी अस्मिता को लुटते हुए देखकर बिल्कुल पागल हुई जा रही थी। ऐसी बुरी स्थिति में फंसकर ऋतु को जो सही लगा उसने वही किया और बड़ी बहादुरी के साथ उसने एक मानव रूपी हैवान से खुद को बचा लिया। निखिल ने उसे गले से लगाकर पहले थोड़ा प्यार से उसकी हिम्मत बढ़ाई। जब ऋतु थोड़ा सही हो पाई तो उसको पीने के लिए पानी दिया और कुर्सी पर ले जाकर बैठा दिया। निखिल उसके हाथों को पकड़कर अपने हाथों से गर्माहट दे रहा था और बार बार समझा रहा था, अरे तुम डरो मत, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना, मैं सब सही कर दूंगा, मैं देख लूंगा, तुमने जो किया है बहुत अच्छा किया, तुम बहुत बहादुर हो और जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, रोना बंद करो पहले। लगभग आधे घंटे तक ऋतु डर और घबराहट से कांपती रही। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये सब उसके साथ ही हो रहा है। निखिल के प्यार से और सहयोग से जब उसको थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा, तब ऋतु मुश्किल से इतना बोल पाई, निखिल, शायद वो मर गया, अब हम क्या करेंगे? निखिल ने पलटकर सुमित के बेजान पड़े शरीर की तरफ देखा, जिसमें से अभी भी खून बह रहा था। उसको देखकर निखिल को भी बहुत चिंता हुई, क्योंकि निखिल वैसे कितना ही स्मार्ट हो, पर इस तरह की कंडीशन में तो वो पहली बार फंसा था। लेकिन निखिल को खुद से ज्यादा चिंता ऋतु की हो रही थी। वो ऋतु को गले से लगाकर बोला, तुम डरना बंद करो पहले, कुछ नहीं हुआ है, और जो भी हुआ है वो मेरे सामने मेरे कमरे में हुआ है। तुम ऐसा करो, फटाफट वापस चली जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम यहां आई हुई थी, उसके बाद मैं सब कुछ देख लूंगा। ऋतु रोते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, प्लीज निखिल, जो करेंगे साथ मिलकर करेंगे। निखिल ऋतु का हाथ थामे वहीं बैठा रहा। उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सबसे पहले उसने अपने रूम का दरवाजा बंद किया और बिखरे हुए सामान को समेटने की कोशिश करने लगा। तभी डोरबेल बजी। डोरबेल सुनकर ऋतु इतनी बुरी तरह डर गई जैसे पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा हो। वो भागकर निखिल के पास खड़ी हो गई और निखिल का हाथ पकड़कर कहने लगी, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे पुलिस पकड़ लेगी, फिर मेरा करियर चौपट हो जाएगा, मैं कैसे भी करके इस सब से निकलना चाहती हूँ। कहते हुए ऋतु रोती जा रही थी। निखिल ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और बोला, रिलैक्स रिलैक्स ऋतु, पुलिस नहीं आई है, सिर्फ डोरबेल बजी है, और अभी मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं देख लूंगा। ऐसा कहकर निखिल ने ऋतु को अपने पीछे किया और धीरे से जाकर दरवाजे के होल में से बाहर देखने लगा। बाहर वैशाली और सौम्या खड़ी हुई थी। उन्हें देखकर निखिल बहुत टेंशन में आ गया कि ये लोग यहां कैसे आ गई।
तभी उसे याद आया कि अपना एड्रेस तो वैशाली को उसने ही दिया था। वो एकदम परेशान होकर बोला, शिट यार, ये कैसे आ गई यहां? रितु भी घबरा कर पूछने लगी, कौन है बाहर? निखिल बोला, अरे सौम्या और वैशाली हैं। रितु हैरानी से पूछते हुए बोली, सौम्या भाभी? निखिल ने हाँ में सिर हिला दिया। इसके आगे निखिल कुछ कह पाता। रितु ने आगे बढ़कर जल्दी से दरवाजा खोल दिया। निखिल उसे रोकता ही रहा, लेकिन तब तक दरवाजा खुल भी गया और सौम्या और वैशाली हंसते हुए अंदर आ गई। जैसे ही सौम्या सामने खड़ी दिखी, रितु भागकर उसके गले से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। रितु को इस तरह रोते देखकर सौम्या भी बहुत घबरा गई। वह निखिल से पूछने लगी, निखिल क्या किया है तुमने इसके साथ? और ये यहाँ क्या कर रही है? यहाँ चल क्या रहा है? कोई बताएगा मुझे? सौम्या के साथ साथ वैशाली भी निखिल को ही गलत समझने लगी थी, क्योंकि जिस तरीके से सौम्या और वैशाली ने इन दोनों को यहां देखा और फिर रितु को इस तरह रोता और घबराता हुआ पाया, तो दोनों को यही लगा कि शायद निखिल ने उसके साथ कुछ गलत किया है। निखिल से बिना पूछे दोनों ही निखिल के ऊपर चिल्लाने लगी और उसको उल्टा सीधा सुनाने लगी। रितु जब थोड़ा रो चुकी, तब उसने ही दोनों को चुप कराया और बोली, अरे नहीं, निखिल ने कुछ नहीं किया है। तो सौम्या बोली, अरे तो फिर हुआ क्या है, बताओ तो। रितु ने कुछ भी कहे बिना अंदर की तरफ इशारा कर दिया, जहां सुमित पड़ा हुआ था। वैशाली और सौम्या ने अंदर जाकर जब खून से लथपथ बॉडी देखी तो दोनों के होश उड़ गए। दोनों एक साथ चिल्ला पड़ी, ये सब क्या है? क्या हुआ यहां? मुझे जल्दी बताओ। सौम्या आगे बोली, रुको मैं साहिल को बुला लेती हूँ, क्योंकि ये सब हैंडल करना अब अपने बस की बात नहीं है यार। कहकर सौम्या अपना फोन निकालने लगी। तभी निखिल ने उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहा, अभी साहिल को प्लीज इन सब बातों में मत इन्वॉल्व करो, क्योंकि साहिल को ये नहीं मालूम है कि रितु उसको बिना बताए मेरे रूम पर आई है। साहिल ने रितु को मना किया हुआ था कि हॉस्टल से कहीं मत जाना। अगर तुम साहिल को अभी सब कुछ बता दोगी तो ले देकर पूरी बात रितु पर आ जाएगी। इन परिस्थितियों में क्या करेंगे ये चारों?